तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे साम्राज्य की खोज में जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दौर वाकई एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग था। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं स्वर्ण युग तो इसका मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बना देना, या महान विचार, या फिर कुछ और भी गहरा होता है इसमें? आइए मौर्य साम्राज्य को इसी कसौटी पर कस के देखते हैं। और इसका जवाब हमें मिलेगा सबूतों में, मौर्य काल से मिले सबूतों में। हम एक एक करके देखेंगे कि उस दौर की जो उपलब्धियां थीं, क्या वो वाकई इतनी जबरदस्त थीं कि उसे स्वर्ण युग का दर्जा दिया जा सके। तो ठीक है, चलिए पहले सबूत से ही शुरू करते हैं। हमारा पहला सबूत जानते हैं कहाँ है? वो पत्थर में तराशा हुआ है। ये मौर्यों की वो कमाल की वास्तुकला है जिसने ना सिर्फ उस जमाने में अपनी छाप छोड़ी, बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए कला की एक नई परिभाषा ही लिख दी। देखिए, मौर्य सिर्फ शासक नहीं थे, वो बहुत बड़े निर्माता थे। एक तरफ विशाल महल तो दूसरी तरफ शांत स्तूप, और तो और पहाड़ों को काटकर बनाए गए पूजा स्थल। उनकी इंजीनियरिंग और उनकी कला का सच में कोई जवाब नहीं था। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। सोचिए, जब चीनी यात्री फाहियान सदियों बाद इन जगहों पर पहुंचे तो वो उन खंडरों को देखकर इतने दंग रह गए कि उन्होंने लिखा कि ये महल तो इंसानों के बनाए हो ही नहीं सकते, इन्हें जरूर देवताओं ने बनाया होगा। जरा सोचिए, अपने समय में ये कितने शानदार रहे होंगे। और सिर्फ फाहियान ही नहीं, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी राजधानी की चकाचौंध के बारे में क्या खूब लिखा है। उन्होंने सोने के खंभों का जिक्र किया जिन पर चांदी की चिड़िया और अंगूर की बेलें बनी हुई थीं। ये उस दौर की कारीगरी और समृद्धि का एक जीता जागता सबूत है। और उनकी कारीगरी का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण वो हैं सम्राट अशोक के स्तंभ। अरे ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं हैं, इन्हें एक ही चट्टान से काटा गया है और इन पर एक ऐसी अनोखी पॉलिश की गई है जो हजारों साल बाद आज भी शीशे की तरह चमकती है। ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है और कुछ नहीं। लेकिन मौर्यों की महानता सिर्फ पत्थर तक ही नहीं थी। नहीं, उनकी असली ताकत तो उनके विचारों में थी। तो चलिए अब उनके साहित्य की दुनिया में चलते हैं, वो दुनिया जहां शब्दों ने एक पूरे साम्राज्य को गढ़ा था। वो दौर असल में एक बौद्धिक क्रांति का समय था। एक तरफ संस्कृत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र था जो शासन चलाने की कला सिखा रहा था, तो दूसरी तरफ पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं में बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ आम लोगों तक पहुंच रहे थे। मतलब ज्ञान हर तरफ था। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये तो समाज, शासन और दर्शन के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट थीं। इन्होंने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य को बल्कि आने वाले हजारों सालों की भारतीय सोच को एक मजबूत ढांचा दिया। तो एक सवाल मन में आता है कि इतने महान विचार और ये शानदार कला आखिर आई कहां से? इसका जवाब छिपा है उनकी शिक्षा प्रणाली में, एक ऐसा सिस्टम जिसने इस बौद्धिक विस्फोट को मुमकिन बनाया। और इस पूरी शिक्षा प्रणाली के दिल में एक ऐसी जगह थी जो प्राचीन दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर केंद्र मानी जाती थी। उसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो एक ऐसा मेल्टिंग पॉट था जहां दुनिया भर से छात्र और विद्वान ज्ञान की तलाश में आते थे। यहीं पर चाणक्य जैसे महान गुरुओं ने चंद्रगुप्त जैसे सम्राटों को तैयार किया। सच कहें तो ये वो जगह थी जहां भविष्य गढ़ा जा रहा था। तो जब हम इस शानदार वास्तुकला, इस गहरे साहित्य और इस विश्व स्तरीय शिक्षा, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये वाकई में सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रगति का एक असाधारण युग था। और ऐसा सोचने वाले हम अकेले नहीं हैं। मशहूर इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इस दौर को सांस्कृतिक विकास का उच्चतम शिखर कहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बयान है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब आज क्यों मायने रखता है? क्योंकि मौर्यों की वो विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में, हमारे शासन और कूटनीति के सिद्धांतों में। ये हमें याद दिलाता है कि एक महान राष्ट्र की नींव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं रखी जाती, बल्कि ज्ञान, कला और बड़े विचारों से रखी जाती है। और शायद यही मौर्य साम्राज्य का असली स्वर्ण युग था।